हेलो बच्चों, आज रियल नंबर की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? नंबर्स, फिर नंबर्स दो प्रकार के, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी को कॉम्प्लेक्स नाम भी दिए थे। और रियल नंबर में भी कई पार्ट्स हम देखे थे नंबर्स के, कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, ऐसे बहुत प्रकार के देखे थे। तो आज हम लोग हम लोग किए थे रेशनल और इरेशनल पर। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इरेशनल के और एग्जाम्पल्स देखने हैं, ठीक है। और उसके बाद समझेंगे कि वाई पाई इज इरेशनल। पाई की वैल्यू कही जाती है 22/7, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कहा जाता है 3.14। तो इसकी वैल्यू इतनी होती है तो ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो जो होता है उसे कहते हैं रेशनल, और कहा जाता है पाई इज इरेशनल। तो क्यों ऐसा होता है इसकी वजह जानेंगे, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले और एग्जांपल्स देखते हैं इरेशनल के। इरेशनल नंबर, ठीक है। इसमें हमने एग्जांपल देखा था स्क्वायर रूट ऑफ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, नहीं 4 नहीं, ये तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5, फिर 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9 नहीं होगा क्योंकि 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये एग्जांपल्स हमने देखे थे, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से बहुत से एग्जांपल्स होंगे। और एग्जांपल्स देखे हैं तो क्यूब रूट ऑफ नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर। कौन कौन से नॉट परफेक्ट क्यूब होते हैं? 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7, आगे क्यूब रूट ऑफ 8। नो, क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, किसका? 2 का। तो 8 नहीं होगा, यहाँ पर 9 लिख लीजिए, क्यूब रूट ऑफ 9, एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर फोर्थ रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 6, फोर्थ रूट ऑफ 7, फोर्थ रूट ऑफ 8, एंड सो ऑन। लेकिन फोर्थ रूट ऑफ 16 नहीं होगा इरेशनल। क्यों? क्योंकि 16 जो है 2 की पावर 4 करने पर आ जाता है, इसलिए नहीं होगा, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स होंगे। और इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स में आता है पाई। पाई इज इरेशनल। वाई पाई इज इरेशनल? इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? कि ऐसे नंबर्स, ऐसे फ्रैक्शंस या ऐसे नंबर्स जिनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीटिशन उसमें हो, ठीक है। तो इनको कहते हैं हम लोग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इरेशनल नंबर को हमने ये 2 नाम दिया था, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें एग्जांपल्स हो गए। अब हम लोग समझेंगे कि वाई पाई इज इरेशनल। तो देखिए, एक सर्कल सपोज करिए, ठीक है। एक सर्किल, अगर हम लोग इसका सरकमफ्रेंस निकालना चाहते हैं, मतलब पेरीमीटर, तो क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का? 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। पाई इज इरेशनल। वाई, देखिए, तो एक सर्किल है, इसका हम लोग सरकमफ्रेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2 पाई आर। और इसको हम लोग ऐसे अगर लिखें, पाई मल्टीप्लाई 2 आर, पाई मल्टीप्लाई 2 आर,
दैट इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई डायमीटर, 2r मतलब डायमीटर, रेडियस इतना होता है, रेडियस का डबल पूरा डायमीटर होता है, ये इसका सेंटर है, ये हमारा डायमीटर है, ठीक है ना। ये जो पूरा है ये डायमीटर है, और जो इसका ये आधा है रेडियस है। तो जो डायमीटर होता है वो डबल होता है रेडियस का। तो 2r इक्वल टू डी कर दिया हमने। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पाई मल्टीप्लाई डायमीटर, ठीक है। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है सर्किल का। अब आप कोई भी एक सर्किल ले लीजिए। अब देखिए, सर्किल बनाने के लिए आप एक काम करेंगे कि एक निश्चित लंबाई का धागा ले लीजिए, निश्चित लंबाई का। हमने मान लीजिए इतना बड़ा धागा लिया और उसको 2 एंड है, एक एंड यहाँ फिक्स कर दिया और एक एंड पर हमने एक पेन को बांध करके इसको फिक्स कर दिए हैं, ये नहीं घूमेगा। एक एंड को पकड़ लिए और एक एंड पर पेन बांध करके ऐसे घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए, तो पेन जहां जहां जाएगी वो निशान बनता जाएगा। तो जो आकृति बनेगी वो एक सर्किल बनेगी। तो सर्किल हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सर्किल ड्रॉ कर लिया हमने उस तरीके से, और फिर सर्किल ड्रॉ करने के बाद जो उसका पेरीमीटर है एक स्केल के द्वारा नाप लेंगे। कैसे नापेंगे कि जब सर्किल हमने जो पेन से खींचा है, जो पेन से निशान बना है, ठीक है, और उस पेन के निशान पर हम एक धागा लपेट करके देख लेंगे कि धागे की लंबाई कितनी हो रही है, वही लंबाई उसकी पेरीमीटर के बराबर होगी। तो पेरीमीटर को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो पेरीमीटर है ये कैलकुलेट हो जाएगा, और डायमीटर भी तो कैलकुलेट हो जाएगा। एक ये जो हमारे धागे की लंबाई थी वो तो हमारा रेडियस का काम करेगी जब सर्किल बनेगा, तो उसी धागे का लंबाई का डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर और डायमीटर तो हम एक सर्किल का निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से पाई की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगा, डायमीटर को इधर ले आइए इक्वल टू के इधर, तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड हो जाएगा, पेरीमीटर डिवाइड बाय डायमीटर, ठीक है। तो पाई की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल के आएगी, पेरीमीटर बाई डायमीटर। पाई द रेशियो ऑफ ए सर्किल, पेरीमीटर एंड डायमीटर, ठीक है। और हम किसी भी सर्किल जब हमने ड्रॉ कर लिया तो पेरीमीटर निकाल लेंगे, डायमीटर निकाल लेंगे, और पेरीमीटर और डायमीटर का फिर रेशियो लीजिए। एनी सर्किल, कोई भी सर्किल है, अगर हम उसके पेरीमीटर और डायमीटर का रेशियो लेंगे, जो रेशियो आता है डिवाइड करने पर वो नॉन रिपीटिंग होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसीलिए कहते हैं पाई इज इरेशनल, इसीलिए कहते हैं पाई इज इरेशनल। और अगर हम कोई भी सर्किल लिए उसकी पेरीमीटर और डायमीटर का जब रेशियो लेते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 3.14084, ऐसे अप्रॉक्स में इनफाइनाइट तक जाता है। ये कभी टर्मिनेट नहीं होता, मतलब इसके डिजिट्स कभी आपको समाप्त नहीं मिलेंगे। एक साइंटिस्ट हुए थे हमारे इतिहास में, रामानुजम, नाम सुना होगा आप लोगों ने, रामानुजम। रामानुजम ने एक सर्किल के पेरीमीटर और डायमीटर का जब रेशियो निकाला तो वो डिवाइड करते चले गए। इतने जिद्दी थे कि डिवाइड करते चले गए। वही ठान लिए थे कि जब तक इसका अंत नहीं मिलेगा तब तक हम डिवाइड करेंगे। तो वो मिलियंस टाइम्स डेसिमल तक ले गए थे, डेसिमल की मिलियंस प्लेस तक, तब भी उनको इसका डिवीजन का अंत नहीं मिला। डेसिमल के मिलियंस प्लेसेस पर वो लेके गए, डिवाइड किए, इतना मेहनत किए, इतना डिवाइड किए, तब भी वो उसका वो अंत नहीं पाए। तो वहां से वो कहा गया कि किसी भी सर्किल का पेरीमीटर और डायमीटर जो रेशियो है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। जब ऐसा है कैरेक्टर इसका तो उसको पाई कहा गया था, और पाई को कह दिया गया इरेशनल, इसीलिए कहते हैं इसको इरेशनल नंबर, ठीक है। और कोई इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में करिएगा, पूछेंगे, बताया जाएगा। फिर पाई इरेशनल हो गया, और तो ये सब हो गया। अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग बात जानने वाले हैं। वो क्या है
कि पाई की वैल्यू तो हमने जान लिए कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। और अच्छा, इसकी वैल्यू जो 3 अप्रॉक्स में कह देते हैं 3.14। अब कौन मिलियंस टाइम्स तक जाएगा, ठीक है ना, अप्रॉक्स में इतना कह देते हैं। और इसकी अप्रॉक्स में जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आता है 22/7, इसीलिए पाई की वैल्यू अप्रॉक्स में इतनी कही जाती है, ठीक है, अप्रॉक्स में इतनी कही जाती है। तो यही रीजन था कि पाई इज इरेशनल। अब उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात हम लोग डिस्कस कर लें कि जब कोई इरेशनल नंबर है, कोई भी अगर इरेशनल नंबर है, अगर हम √2 की बात कर लें, √2 इज इरेशनल, तो √2 को जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना अप्रॉक्स में लिख सकते हैं हम लोग उसको 1.414 ऐसा होता है, लेकिन इसके बाद ये और आगे भी बढ़ता है, इंड नहीं होता यहाँ पर, ठीक है ना। तो किसी भी इरेशनल नंबर की एक्यूरेट वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। जब इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे तो इसको मेजर करना भी इम्पॉसिबल होना चाहिए, है ना। इरेशनल नंबर को मेजर करना भी इम्पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक्यूरेट वैल्यू पता ही नहीं कर पाएंगे तो कहां से मेजर करेंगे, ठीक है। तो एक यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन होता है, उसको हम थोड़ा देख लेंगे, वो इंटरेस्टिंग चीज है, उसको जानिए। देखिए, आप एक 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर का एक लेंथ खींचिए, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जो भी हो, 1 किलोमीटर नहीं खींचेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज दैट कि ये 1 यूनिट की या 1 मीटर की ये लेंथ है। अब कंस्ट्रक्शन के द्वारा यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर रखेंगे, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये लेंथ निकाल लेंगे। अगर ये 1 है तो ये 1 है, तो ये कितना होगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन h इज इक्वल टू √2। तो ये लेंथ निकल कर आगे कितनी, √2, ठीक है। तो और अगर हम इसी लेंथ को लेकर के एक ऐसे सर्कल खींच दें, एक ऐसे खींच दें इधर, तो ये यहाँ पर आ करके कट करेगा, और इस लेंथ को अगर हम मेजर करें तो कर पाएंगे मेजर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो मेजर कर लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वही होगी जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, दैट इज √2। तो मेजरमेंट के द्वारा देखा गया कि √2 तो मेजर हो पा रहा है, या ये लेंथ अगर √2 है तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम मेजर कर लें एक स्केल के द्वारा, तो स्केल कुछ ना कुछ रीडिंग देगा। तो मेजरमेंट के द्वारा देख रहे हैं कि √2 मेजर हो पा रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। जो मेजरमेंट है वो नंबर के इरेशनल कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होता है, अपवाद होता है, ध्यान देंगे। तो हमने यहाँ से देखा बच्चों कि जो √2 है वो ये लेंथ है, ठीक है, और इस लेंथ को हम लोग स्केल के द्वारा मेजर कर सकते हैं। तो ये लेंथ मेजर हो पा रही है, इसका मतलब √2 मेजर हो पा रहा है।
तो ये मेजरमेंट के द्वारा हमने देखा कि √2 मेजर हो पा रहा है, लेकिन एक्चुअल में √2 की कोई वैल्यू एक्यूरेट नहीं मिलनी चाहिए। अप्रॉक्स वैल्यू आती है इसकी, एक्यूरेट वैल्यू निकालना मुश्किल है, तो हम लोग यहाँ से मेजर कैसे कर पा रहे हैं? तो मेजरमेंट जो है नंबर के इरेशनल कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन होता है, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल अगर हम देखें, सेकंड एग्जांपल देखें, आप एक रस्सी लीजिए, एक धागा लीजिए जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, कुछ भी हो, 1 सेंटीमीटर हो, यूनिट लेंथ हो, मतलब एक यूनिट की लेंथ हो, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ठीक है, या 1 डेकामीटर, डेसीमीटर, कुछ भी। तो अगर हम लोग इसका 1 यूनिट लेंथ लिए एक धागा और इसको ऐसे खींच दिए एक सर्किल के रूप में, इसको लेकर के हमने एक सर्किल बना दिया, ठीक है। जब हमने एक सर्किल बनाया तो इसका पेरीमीटर कैसे आएगा? दैट इज द रेडियस इक्वल टू 1, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू आर की वैल्यू रख दीजिए 2 पाई मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो फिर 2 को इधर ले आइए, ये 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, फिर 2 को इधर ले आएंगे तो पेरीमीटर बाई 2 दैट इक्वल टू पाई, ठीक है। तो पाई का जो वैल्यू आया वो पेरीमीटर का आधा आया, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर तो हम लोग मेजर कर लेंगे ना, कैसे? यहाँ से एक धागा लीजिए, इस पूरे सर्किल पर लपेट दीजिए, एक धागा लीजिए बड़ा सा और यहाँ से शुरू करके पूरे इसके सरकमफ्रेंस पर, इसकी बाउंड्री पर लपेट दीजिए, और फिर लपेटने के बाद उस धागे को की लेंथ को मेजर कर लीजिए, तो इसका पेरीमीटर मेजर हो जाएगा। तो पेरीमीटर मेजर हो गया और उसका आधा कर देंगे तो भी तो एक कुछ ना कुछ लेंथ आएगी, तो पेरीमीटर की तो कुछ ना कुछ वैल्यू ये पाई की तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, वो नहीं आनी चाहिए क्योंकि पाई इज इरेशनल, ठीक है ना। इसकी कोई एक्यूरेट वैल्यू निकालना मुश्किल है। रामानुजन ने प्रयास किया था, मिलियंस टाइम्स तक ले गए, तभी ये किसी भी पेरीमीटर का, सर्किल का पेरीमीटर और डायमीटर का रेशियो जो है कि वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मिला, ठीक है। तो पाई की वैल्यू अप्रॉक्स में ही आती है, एक्यूरेट वैल्यू निकालना मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं कि पेरीमीटर मेजर कर लिए, उसका आधा कर लिए, तो कुछ ना कुछ लेंथ आ गई, तो यहाँ से तो पाई मेजर हो पा रहा है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि मेजरमेंट जो है किसी नंबर के इरेशनल कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जानना, ठीक है। और बस इरेशनल नंबर में इतना काफी है, हमने काफी बातें कर ली हैं इरेशनल में। अब हमें देखना है कि रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे लिखते हैं, ठीक है। और कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलते हैं, ये सब जानना है। वापस आते हैं रेशनल नंबर पर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे बनाते हैं? देखिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने के लिए कोई भी एक आप रेशनल नंबर लीजिए जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो जैसे 1/2 ले लीजिए, ये P हो गया, ये Q हो गया और Q 0 नहीं है, तो एक रेशनल नंबर है। देखिए 1/2 हमने एक रेशनल नंबर लिया और इसके इक्विवेलेंट और भी रेशनल नंबर लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे? 1/2 को 2 से अच्छा ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, अंश है और हर है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई,
करिए तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और डिवाइड, ठीक है, 2/4। और उसी 1/2 में कि न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई। ध्यान रखेंगे कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे उसी नंबर से नीचे भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये 1/2 के इक्विवेलेंट ये भी है, 1/2 के इक्विवेलेंट ये भी है, 2/4 3/6, ठीक है। ऐसे ही और भी लिख सकते हैं, 1/2 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4/8 भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा इसका। तो ऐसे ही बहुत से हम लोग 5 से कर देंगे, 6 से कर देंगे, 7 से कर देंगे, 8 से, ऐसे हम लोग इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब ऐसा करेगा कि आपको अगर 4/8 दिया हुआ है, अच्छा 4/8 3/6 2/4 और 1/2 ये सभी एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बड़े बड़े नंबर्स हैं, इसमें थोड़े छोटे नंबर्स हैं, इसमें और छोटे नंबर्स हैं, इसमें सबसे छोटे नंबर्स का यूज हुआ है 1/2, 1 और 2, ठीक है ना। और छोटा ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इन सभी रेशनल नंबर्स का जो ये वाला रूप है ये सिंपलेस्ट रूप है, सबसे छोटा रूप है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा ही बोलेगा कि आपको एक रेशनल नंबर देगा p/q के फॉर्म में और q नॉट इक्वल 0 और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। ये देखिए, अगर हमारे पास हमको दिया हुआ है 4/8 और इस रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो क्या करेंगे, इसी 4 और 8 का HCF लीजिए, मौसा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 4 और 8 का जब हम HCF लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और अच्छा, ये जो हमें नंबर्स कम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है तो नंबर्स छोटे छोटे होने चाहिए। और छोटे नंबर्स कैसे आएंगे, जब उन्हें डिवाइड किया जाए, ठीक है। हम यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर रहे थे तो बड़े बड़े नंबर्स हो रहे थे, अब डिवाइड करना पड़ेगा छोटे नंबर्स पाने के लिए, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए हमें छोटे नंबर्स चाहिए, ठीक है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब सबसे छोटा करना है, सबसे छोटा तब कर पाएंगे तो बहुत बड़े नंबर से डिवाइड किया जाए तब छोटा नंबर आता है, ठीक है ना। इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहे हैं, ठीक है ना। जो HCF होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो हमने इनका HCF निकाला तो 4 आया, 4 से डिवाइड कीजिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कीजिए, तो क्या आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 डिवाइड, ठीक है। तो 1/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/8, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लें, 9/12, 9/12। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तभी तो ये सबसे छोटे नंबर आएंगे, तभी तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करने के लिए हाईएस्ट नंबर चाहिए और ये दोनों ऐसा हाईएस्ट नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर दे तो दोनों का फैक्टर हो, दोनों का कॉमन फैक्टर हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो इन दोनों का HCF निकालेंगे तो आएगा 3 आएगा। 3 से ये जो 9/12 है न्यूमरेटर में भी डिवाइड करें 3 से और डिनोमिनेटर में भी 3 से डिवाइड करें तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 3/4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। और अगर ये थर्ड एग्जांपल लें 9/16 होता, ठीक है,
9/16 को अगर बदलना है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, इन दोनों का मौसा निकालेंगे तो आएगा 1। इन दोनों का मौसा मतलब HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि और कोई HCF आना नहीं है, इसका 1 ही आना है। जब 1 आएगा HCF तो 1 से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे तो वही चीज़ आ जाएगी 9/16। तो ये खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये और सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे बदलते हैं। और हमने बोला था पिछली क्लास में कि हम लोग जानेंगे रियल लाइंस और उन रियल लाइंस पर नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सीखेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा वही होने वाला है। रियल लाइन। बच्चों, ये रियल लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिस पर हम लोग रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल लाइन। ठीक है, तो अच्छा, व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होती है? लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इधर भी एंड नहीं होता और इधर भी एंड नहीं होता, इधर भी जाएगी और इधर भी जाती है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो उसे कहते हैं लाइन। ठीक है, तो अब बात यह है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिस पर हम लोग रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उस लाइन को कहते हैं रियल लाइन। ठीक है, तो अब नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो रूल देख लीजिए। तो एक लाइन लीजिए आप, और इस लाइन पर कहीं भी आप एक 0 मार्क कर लीजिए, कहीं भी एक आप पॉइंट मार्क करिए और उस पॉइंट को नाम दीजिए 0। जहां पर आप 0 मार्क करेंगे वही उस लाइन का सेंटर बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम ये 0 कहीं भी मार्क करें तो यहाँ भी मार्क कर सकते हैं, तो कहीं भी क्यों मार्क कर रहे हैं, इस लाइन के सेंटर में मार्क कर रहे हैं। तो ये बात नोटिस करिए कि लाइन खुद में क्या है, एंडलेस है, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट तो है नहीं। जब एंड पॉइंट नहीं है तो इसका मेजरमेंट नामुमकिन है। जब मेजरमेंट नामुमकिन है, कितना इसकी लेंथ है मेजर कर पाना नामुमकिन है, तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? इसीलिए आप फ्री हैं कि आप इसमें कहीं भी आप एक पॉइंट मार्क करिए और उस पॉइंट को 0 नाम दीजिए और वही सेंटर बन जाएगा फिर। ठीक है, और जब हमने 0 नाम दिया तो 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट होंगे और 0 के लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव रियल नंबर रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से एक लेंथ फिक्स कर लीजिए, आप इतना या इतना कोई भी लेंथ आप फिक्स कर लीजिए कि स्केल पर, और उसी लेंथ से मार्क करते चलिए। ठीक है, और फिर 0 के बाद जो आपने मार्क किया इसको 1 नाम देंगे, इसके बाद जो मार्क किए इसको 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम इसमें इधर इनफाइनाइट नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जितना लेंथ आपने स्केल पर ये लिया था उसी लेंथ से इधर भी मार्क करते चलेंगे, एक यहाँ। ठीक है, तो इधर जो नंबर रिप्रेजेंट करेंगे वो नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं, तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, इधर भी -इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉजिटिव रियल नंबर इधर, नेगेटिव रियल नंबर इधर, और जहां हमने 0 मार्क किया वही हमारा सेंटर बन जाएगा। हम यहाँ भी 0 मार्क कर सकते थे, फिर उसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स, इसके लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, रियल लाइन जान गए हम लोग। और फिर अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ना है। अगली क्लास में देखिए, आपको 2 रेशनल नंबर दिया जाएगा, एक रेशनल नंबर और एक यहाँ भी एक रेशनल नंबर। ठीक है, ये 2 रेशनल नंबर दिए गए होंगे आपको, और इनके बीच में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी कहा जाए
उतना ही रेशनल नंबर इंसर्ट करना है इनके बीच में, ठीक है। तो सुनने में तो बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसका टफ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको रूल्स समझेंगे। अपने मन से कोई भी नंबर इंसर्ट नहीं करना है, कुछ खास नंबर ही इंसर्ट करने हैं, इसलिए बात टफ हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर इंसर्ट करना होता तो हम फ्री होते, बहुत से नंबर इनफाइनाइट नंबर इनके बीच में होंगे, सब इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक नियम के अनुसार इंसर्ट करना है, तो उस नियम को पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में। तो बस आज की क्लास में जितना बताया गया है उतना रिवीजन और अगले क्लास के लिए तैयारी। और आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ नोट कीजिए कि आप लोगों को जो पढ़ाया जाए बिल्कुल नोट्स बनाना है। और आपको इस क्लास में मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस, अभी तो क्लास 9th की वीडियोस आ रहे हैं, अब कुछ दिन में बहुत जल्दी 10th के भी आएंगे, 11th के वीडियोस आएंगे मैथमेटिक्स के। और इसमें क्लास 9th की मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है? सबसे पहले NCERT मैथमेटिक्स की, और एक होगी RD शर्मा, ठीक है। ये 2 बुक्स तो मैं कवर करूंगा, और इसको कवर करने के बाद कुछ बुक्स मैं मंगाया हूं ओलंपियाड के लिए, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ठीक है। उसमें आपको ओलंपियाड के और NTSC के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसकी भी खूब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इतना सब प्रिपेयर करना है तो मेहनत लगती है, तो आप लोग को मेहनत बहुत करनी है। इसके लिए मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। जो पढ़ाया जाए बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, और कहीं भी कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। आज की क्लास में इतना रखते हैं, कल की क्लास में ये कवर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।